हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, हम लोग ये एक लगभग 10 से 15 लेक्चर की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अब बेसिकली इस इन लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन एंड देन वी विल यूटिलाइज दोज कंसेप्ट्स that we will learn in oscillatory motion to the wave motion. Basically ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द ऑसिलेटरी मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन में हम एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशंस पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस ना। तो अगर एक ऑसिलेटरी ऑब्जेक्ट जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है, तो उसके मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल यूटिलाइज द सेम कंसेप्ट्स टू अंडरस्टैंड द वेव मोशन। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेट अस डिस्कस व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। तो देख, पीरियोडिक मोशन का सीधा सा मतलब होता है अगर कोई एक ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन, इफ इट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स मोशन इज टर्म्ड टू बी पीरियोडिक। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट करता है ना, रिपीट करने से यहां पे सेंस क्या है कि बार बार वो वही पाथ ट्रेस कर रहा है। जैसे उसका मोशन कंप्लीट होता है, वापस फिर वो अपना सेम मोशन स्टार्ट कर देता है, सेम पाथ के अलोंग मूव करेगा, सेम पाथ को ट्रेस करेगा। और ये जो उसका रिपीटिशन है उसका मोशन का, ये एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद होता है ना? मतलब एक जो टाइम इंटरवल है, जितने टाइम इंटरवल में वो एक साइकिल को या एक बार मोशन को कंप्लीट करता है, वो फिक्स्ड है। उस फिक्स टाइम इंटरवल में वो अपना मोशन को कंप्लीट करेगा एंड आफ्टर दैट टाइम इंटरवल इट विल अगेन रिपीट दैट मोशन। ठीक है, अच्छा, इसमें ये जरूरी है कि ऑब्जेक्ट रिपीट करने का मतलब ये है इट शुड मूव अलोंग द सेम पाथ ना, वो उसी पाथ के अलोंग मूव करे और फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में अपने मोशन को अगर कंप्लीट करता है, रिपीट करता है, तो हम उसके मोशन को पीरियोडिक मोशन कहेंगे। एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन, तो आप देखिए घड़ी की जो सुइयां हैं ना, द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, मिनट हैंड, सेकंड हैंड, आवर हैंड, इनका मोशन पीरियोडिक होता है। कैसे, आप देखिए कि जो सेकंड हैंड, जो सेकंड वाली सुई है, सेकंड हैंड जो है वो भी टिक, तो वो मतलब इस तरह से टिक करती है 1 सेकंड में। लेकिन अगर उसके मोशन को हम देखें, उसके टिप के मोशन को देखें ना, तो जैसे मान लीजिए कि अगर ये हम क्लॉक कंसीडर कर लें, तो जो मिनट हैंड है अगर वो यहां से स्टार्ट हो, तो आप इसके टिप के मोशन को देखिए। इसका जो टिप का मोशन है वो सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा ना, और कितने सेकंड में, 60 सेकंड में एग्जैक्टली वो अपने सर्कुलर रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करते हैं। तो 60 सेकंड जो है वो उसका टाइम इंटरवल, मतलब एक तरह से कहा जाए उसका टाइम पीरियड है, दैट इंटरवल ऑफ टाइम इन विच इट विल कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, 1 पीरियड। ठीक है, उसके बाद 60 सेकंड के बाद वो वापस इसी पाथ को फिर ट्रेस करेगी एंड इन द नेक्स्ट साइकिल और नेक्स्ट पीरियड और नेक्स्ट मोशन इट विल अगेन टेक 60 सेकेंड्स टू कंप्लीट द मोशन। तो ये जो सेकंड हैंड है, 60 सेकंड इसका टाइम पीरियड है और इस टाइम पीरियड में ये अपने मोशन को रिपीट करती है। इस 60 सेकंड के बाद में अपने मोशन को रिपीट करती है। और रिपीटिशन का मतलब क्या है? इट इज मूविंग अलोंग द सेम पाथ, इट इज ट्रेसिंग द सेम पाथ अगेन एंड अगेन। ओके, इसी तरह से आप आर हैंड का ले सकते हैं। भाई आर हैंड का जो है कि वो यहां से यहां तक पूरा जो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन है वो 12 आवर्स में कंप्लीट करेगी ना, वो जो है 12 आवर्स में कंप्लीट करेगी और 12 आवर्स के बाद में अगेन इट विल रिपीट द मोशन। जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट्स में अपने मोशन को कंप्लीट करेगी, अगेन इट विल रिपीट द मोशन। तो कहने का मतलब यह है कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। अर्थ का रिवॉल्यूशन अराउंड सन, हम जानते हैं अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। सन जो है वो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट के फोकस पे होता है कहीं, और सन, अर्थ जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। हम जानते हैं अर्थ का जो रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड है, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 365 डेज एंड 6 आवर्स।
आफ्टर दिस इंटरवल ऑफ टाइम अर्थ विल रीच टू इट्स इनिशियल पोजीशन। तो मान लीजिए जैसे अर्थ ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, पूरे 365 डेज और 6 आवर्स उसको लगते हैं रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। जैसे उसका ये रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, वो वापस इसी इलिप्टिकल ऑर्बिट को, पाथ नहीं चेंज करती है, वो वापस इसी इलिप्टिकल ऑर्बिट पर वापस मूव करेगी और फिर 365 डेज 6 आवर्स में अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी। तो अर्थ का रिवॉल्यूशन अराउंड सन, दिस इज पीरियोडिक मोशन। ठीक है। अर्थ का रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, हम जानते हैं 24 आवर्स में अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अबाउट एक कंप्लीट रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट करती है। तो अर्थ का जो रोटेशन है अबाउट इट्स एक्सिस, दैट इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन। ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग पीरियोडिक मोशन के कॉमन एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। तो हम पीरियोडिक मोशन क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि जो ऑसिलेटरी मोशन है ना, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, ऑसिलेटरी मोशन, एक्चुअली इट इज पीरियोडिक इन नेचर। ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन होता है। ठीक है। तो कुछ टर्म्स हम यूज करेंगे पीरियोडिक मोशन की, जो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। एक तो हम यूज करेंगे टाइम पीरियड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक मोशन का मतलब ऑब्जेक्ट विल रिपीट इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये जो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम है, जिस फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद में ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट करता है ना, ये टाइम इंटरवल आफ्टर विच द ऑब्जेक्ट विल रिपीट्स इट्स मोशन, या यूं कहें द टाइम इंटरवल इन विच द ऑब्जेक्ट विल कंप्लीट वन पीरियड, या वन साइकिल कह सकते हैं आप उसको, है ना, क्योंकि वो बार बार उसी पाथ पर रिपीट कर रहा है, तो एक रिपीटिशन को हम एक साइकिल कह सकते हैं। ठीक है। तो द टाइम इंटरवल टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन साइकिल, टू कंप्लीट वन पीरियड, इज टर्म्ड एज इट्स टाइम। उस टाइम इंटरवल को उसका टाइम पीरियड कहते हैं। एक और टर्म हम डिफाइन कर सकते हैं यहां पर, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ साइकिल्स और नंबर ऑफ रिपीटिशंस मेड पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब एक सेकेंड ले लेते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम। एक सेकेंड में एक जो ऑब्जेक्ट जो कि पीरियोडिकली मूव कर रहा है, मतलब पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, रिपीट कर रहा है अपने मोशन को, एक सेकेंड में कितनी बार रिपीट करता है, एक सेकेंड में कितने पीरियड्स कंप्लीट करता है, मतलब एक सेकेंड में कितनी साइकिल्स वो कवर कर रहा है। द नंबर ऑफ साइकिल्स रिपीटेड, द नंबर ऑफ साइकिल्स परफॉर्म्ड पर यूनिट टाइम या इन वन सेकेंड, ये क्वांटिटी कहलाती है फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली टाइम पीरियड का यूनिट तो आप समझते हैं, ऐसा यूनिट सेकेंड होती है। जो फ्रीक्वेंसी है, इसको न्यू से या एफ से ये सिंबल यूज किया जाता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फ्रीक्वेंसी को लिखा जा सकता है 1/10। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आप एक रिवॉल्यूशन t सेकेंड्स में कंप्लीट करते हैं, सिंपल यूनिटरी मेथड है, अगर t सेकेंड में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, एक सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन आएंगे, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड विल बी 1/t। यही फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो फ्रीक्वेंसी को हम 1/t लिख सकते हैं आफ्टर द नेम ऑफ फ्रैंक हर्ट्ज। फ्रैंक हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कवर किया था और उनका डिटेक्शन किया था बेसिकली। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उन्होंने डिस्कवर किया ना, उन्हीं के नाम पर जो यूनिट है फ्रीक्वेंसी की, वो हर्ट्ज कहलाती है। मतलब एक तरह से देखा जाए वैसे तो ऐसा यूनिट में हम इसको लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिट कैन बी रिटन एज सेकेंड इनवर्स, पर सेकेंड लिख सकते हैं, लेकिन यही 1 पर सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड इनवर्स इज टर्म्ड एज 1 हर्ट्ज। तो अगर एक ऑब्जेक्ट एक सेकेंड में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, एक साइकिल परफॉर्म करता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हम 1 हर्ट्ज कहेंगे। अगर 10 साइकिल परफॉर्म करता है, मतलब 10 बार वो अपने मोशन को रिपीट कर रहा है एक सेकेंड में, 10 पीरियड्स कंप्लीट कर रहा है एक सेकेंड में, तो उसके मोशन को हम उसकी फ्रीक्वेंसी को हम 10 हर्ट्ज कहेंगे। ठीक है। तो ये बेसिक 2 टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी। तो टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। लेट अस डिस्कस व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन। व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन, या कॉमनली अगर एक ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके मोशन को हम ऑसिलेशंस कहते हैं। देखिए इसके लिए हम थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में हम लोग बात करेंगे कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो है
वो यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम आप समझते हैं, दैट नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज 0, और स्टेबल इक्विलिब्रियम भी आप समझते होंगे कि जब भी ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ऑब्जेक्ट अपने इक्विलिब्रियम को छोड़ता नहीं है ना, मतलब अगर उसको उसके इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस कराया जाए तो ऐसी फोर्सेस जनरेट होती हैं विच टेंड्स टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब ऐसी फोर्स जनरेट होगी जो ऑब्जेक्ट को वापस उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ले आएंगी। ऐसी फोर्सेस कहलाती है रिस्टोरिंग फोर्स, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम ना। तो जब तक ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर है उस पर जो फोर्स आएगी वो 0 होगी, लेकिन जैसे ही उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको डिस्प्लेस कराया जाएगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी जो उसको वापस उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन तक ले आएगी। अगर ऐसा इक्विलिब्रियम है तो उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर हम इसको पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो बेसिकली जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ से अगर रिप्रेजेंट करें तो जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है वो वहां पे आता है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की मिनिमम होती है। अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो आप देखिए du by dr विल बी 0, एट मिनिमा मैक्सिमा स्लोप विल बी 0। तो ये 0 du by dr ये हम जानते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू द कंजर्वेटिव फोर्स। तो दैट मीन्स एट दिस पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम फोर्स विल बी 0। लेकिन जैसे हम इसको यहां से स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे इधर या इधर, तो यहां पर स्लोप 0 नहीं है। यहां से अगर हम इसको स्लाइटली भी डिस्प्लेस करेंगे तो एक फोर्स जनरेट होगी, है ना, एक फोर्स जनरेट होगी, और वो फोर्स की डायरेक्शन आप देखिए, वैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए यहां से यहां तक हमने डिस्प्लेस कराया इसको, तो यहां पर del u by del r की वैल्यू क्या है? del u by del r यहां पे पॉजिटिव है, बिकॉज विद इंक्रीजिंग r u इज इंक्रीजिंग, है ना। तो यहां पे del u by del r मीन्स स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो फोर्स कैसी आएगी? फोर्स आएगी नेगेटिव, क्योंकि अगर del u by del r पॉजिटिव है तो फोर्स विल बी नेगेटिव। नेगेटिव फोर्स मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में मतलब ऑब्जेक्ट को वापस फोर्स फिर से उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ले आएगी r नॉट पर। अगर यहां पे देखें तो यहां पर स्लोप कैसा है? यहां पर स्लोप नेगेटिव है इस रीजन में। अगर इधर डिस्प्लेस कराए तो इससे इधर स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है? यहां पर अगर हमने इसको डिस्प्लेस कराया, स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स कैसी आएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो कहने का मतलब है ये रिप्रेजेंट करता है कि इस स्टेबल इक्विलिब्रियम से अगर इस ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस कराया जाएगा ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन के किसी भी तरफ अगर आप इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करोगे, डिस्टर्ब करोगे स्लाइटली ना, तो एक ऐसी फोर्स जनरेट होंगी, ऐसी फोर्सेस जनरेट होंगी जो इस ऑब्जेक्ट की इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिस्टोर कराएंगी, इस ऑब्जेक्ट को वापस इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ले आएंगी। तो यही फोर्सेस जो है ये कहलाती है रिस्टोरिंग फोर्सेस। नेचर इन फोर्सेस का कुछ भी हो सकता है। दिस फोर्स कैन बी ग्रेविटेशनल फोर्स इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम पर यहां पर नेट फोर्स 0 है, जो टेंशन और जो वेट है वो दोनों बैलेंस है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। और ये इक्विलिब्रियम इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि अगर आप पेंडुलम को यहां से इस तरह से थोड़ा सा डिस्प्लेस कराओगे, मान लो पेंडुलम यहां आ जाता है, या इधर डिस्प्लेस कराइए, दोनों ही कंडीशन में मान लीजिए पेंडुलम यहां आ जाता है, तो जैसे ही हम पेंडुलम को छोड़ते हैं तो वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि मान लीजिए जैसे यहां पे मैं वेट के अगर कंपोनेंट करूं mg, तो दो कंपोनेंट कर सकता हूं। एक तो मान लो ये थीटा है, तो एक तो आ जाएगा mg cos थीटा, जो कि टेंशन को बैलेंस करेगा या जो कि टेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और एक आ जाएगा mg sin थीटा जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, और ये mg sin थीटा कंपोनेंट इसको वापस इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ खींचेगा। ठीक है, तो जैसे यहां पे जो रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रही है वो कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, मान लीजिए स्प्रिंग मास सिस्टम मतलब एक स्प्रिंग के साथ में आपने एक मास को कनेक्ट कर दिया है। अब ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है क्योंकि यहां पर नेट फोर्स 0 है। अभी स्प्रिंग जो है अपनी नेचुरल लेंथ में है, स्प्रिंग को हमने डिफॉर्म नहीं किया है। अब देखिए अगर आप इसको इधर डिफॉर्म करेंगे, मतलब इधर डिस्प्लेस कराएंगे एम मास को, तो स्प्रिंग क्या होगी? स्ट्रेच हो जाएगी। स्ट्रेच हो जाएगी तो एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी इस डायरेक्शन में,
और अगर आप ब्लॉक को इधर डिस्प्लेस कराएंगे तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी इस डायरेक्शन में। तो ये भी इस m मास का स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम आइदर साइड अगर डिस्प्लेस कराते हैं तो ऐसी रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी जो इस m मास को वापस उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन तक ले आएगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे यहां पर ये जो रिस्टोरिंग फोर्स इलास्टिक फोर्स एक्ट करेगी स्प्रिंग में, वो रिस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट करेगी। यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट करेगी। हो सकता है ये फोर्स जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो नेचर में, तो नेचर फोर्स का कुछ भी हो, रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे हम उसको अगर वो एक ऑब्जेक्ट के स्टेबल इक्विलिब्रियम को रिस्टोर कराने की टेंडेंसी रखती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर एक ऑब्जेक्ट अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम पर है और उसको उसके इक्विलिब्रियम से स्लाइटली डिस्प्लेस कराया जाता है, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, तो फिर वो ऑसिलेट करने लगता है। ठीक है, उसका जो मोशन सेटअप होगा, मतलब उसको अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम से आपने डिस्टर्ब कर दिया तो एक मोशन जनरेट होगा। ठीक है, एक मोशन जनरेट होगा और वो मोशन का जो है वही मोशन ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। उसको हम डिस्कस करेंगे कि ऑसिलेटरी मोशन एक्चुअली है क्या। ठीक है बच्चों, देखिए ये तो आपकी बात समझ में आ गई, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और मैं इस ऑब्जेक्ट को इधर थोड़ा सा डिस्प्लेस कराने की कोशिश करता हूं। लेकिन जैसे ही मैं इसको इधर डिस्प्लेस कराऊंगा, मान लीजिए एक्स एक्सिस है और मैं इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेस करा रहा हूं एक्स डिस्टेंस से ना, एक्स लेंथ मैंने इसको डिस्टर्ब कराया, तो जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करूंगा, आपने देखा ना ग्राफ पर कि एग्जैक्टली इस पॉइंट पर फोर्स 0 है, लेकिन इससे इधर अगर आप एक पॉइंट शिफ्ट हुए या इससे इधर एक पॉइंट शिफ्ट हुए, फिर फोर्स 0 नहीं रहेगी, फिर रिस्टोरिंग फोर्स आएगी और वो इस ऑब्जेक्ट को इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो मान लो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इधर से इधर डिस्प्लेस कराता हूं तो मुझको क्या करना पड़ेगा, इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसको इसके इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करने में हमको रिस्टोरिंग फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। चलिए हमने किया वर्क डन और हम इस ऑब्जेक्ट को यहां तक ले गए। ठीक है, और मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है ये एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, अब यहां तक हम ले गए तो हमने रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन किया। वो वर्क डन इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है ना स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में, जो फोर्स आएगी ये कंजर्वेटिव आएगी। तो अगर मान लो हमने इसको स्लोली डिस्प्लेस कराया है, स्लोली डिस्टर्ब किया है, इसने कोई काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करी, ऑब्जेक्ट ये मूव नहीं कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करी है, तो जो भी मैंने वर्क डन किया है वो वर्क डन स्टोर हो गया है इस ऑब्जेक्ट में एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन ये रेस्ट में है, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं। अब मान लीजिए मैंने जो फोर्स अप्लाई कर रखी थी, जो कि रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट लगा रखी थी मैंने इसको डिस्टर्ब कराने के लिए, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स तो इसको वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ खींच रही थी, तो मुझको इसको फर्दर डिस्प्लेस करने के लिए मुझको रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा रखी थी मैंने, और वो फोर्स ने जो वर्क डन किया है वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है। ठीक है, अब जैसे ही मैं वो फोर्स हटाऊंगा तो क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस मीन पोजीशन की तरफ अट्रैक्ट करेगी। अच्छा, फोर्स एक्ट कर रही है तो एक एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन विल बी फोर्स डिवाइडेड बाय मास। एक्सीलरेशन होगा तो यहां पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्पीड 0 थी, लेकिन जैसे जैसे अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ भागेगा, भाग क्यों रहा है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस लेके आ रही है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, लेकिन वही पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। जैसे ही ऑब्जेक्ट यहां पर वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएगा तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी 0, यहां पर काइनेटिक 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, यहां पर आकर पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी 0, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है, मतलब जो भी स्टोर्ड एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी है, फोर्स 0 हो गई, रिस्टोरिंग फोर्स यहां पर आते ही 0 हो गई, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में यहां पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। लेकिन ऑब्जेक्ट ने तो यहां से यहां तक आते आते कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली ना। काइनेटिक एनर्जी मींस ड्यू टू इनर्शिया, अब ऑब्जेक्ट रुकेगा तो नहीं यहां पे कि भाई भागता हुआ आ रहा है, कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली, फोर्स 0 हो गई तो रुक जाए सडनली, नहीं, इनर्शिया है तो अपने इनर्शिया की वजह से इट विल कंटिन्यू टू मूव विथ सेम वेलोसिटी। वो क्या करेगा, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को ओवरशूट कर जाएगा।
लेकिन जैसे ही वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को ओवरशूट करेगा, तो हम जानते हैं जैसे ही इधर मूव करेगा तो एक रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करने लगेगी, अब उसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। तो वो इधर मूव कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ मतलब एक तरह से क्या कहें नेगेटिव एक्सीलरेशन मतलब रिटार्ड करेगी। अब ऑब्जेक्ट को अगर इधर मूव करना है तो उसको रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना है। ऑब्जेक्ट करेगा वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स बिकॉज इट हैव काइनेटिक एनर्जी। लेकिन क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी के एक्सपेंस से वर्क डन होगा, ये उसको अपनी काइनेटिक एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स। तो जैसे जैसे वो आगे मूव करता रहेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और जो भी वर्क डन कर रहा है अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जाकर इट विल लूज ऑल इट्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी विल बिकम जीरो और यहां पर सारी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी जीरो हुई, रीस्टोरिंग फोर्स तो कंटिन्यूअसली एक्ट कर ही रही है, अब रीस्टोरिंग फोर्स इसको अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी। अब ये एक्सेलरेट करेगा तो धीरे धीरे ये इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ एक्सेलरेट होगा, स्पीड गेन करेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, पोटेंशियल एनर्जी वापस कम होती जाएगी, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई सारी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। लेकिन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी की वजह से रुकेगा नहीं, फिर इधर मूव करने लगेगा। तो इस तरह से कंटिन्यूअस ना मोशन सेटअप हो जाएगा और ऑब्जेक्ट अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है उसके टू एंड फ्रो ना, उसके दोनों तरफ ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाएगा, फिर वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन तक की तरफ आएगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम पोजीशन की दूसरी तरफ जाएगा, फिर एक सर्टेन डिस्टेंस तक मूव करेगा, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आएगा। तो कंटिन्यूअसली इस तरह से मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो वो मोशन स्टार्ट कर दे। यही जो मोशन है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट मीन्स टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, यही मोशन कहलाता है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है बच्चों, समझे क्या होते हैं ऑसिलेशन, क्यों सेटअप होते हैं ऑसिलेशन। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और स्टेबल इक्विलिब्रियम से आपने उसको डिस्टर्ब किया, डिस्प्लेस किया, तो फिर क्योंकि आपने जो उसको डिस्टर्ब किया है, डिस्प्लेस किया है, तो मतलब आपने कुछ एनर्जी दी है उसको। कैसे, जैसे आपने उसको डिस्टर्ब करना चाहा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स अपोज करेगी। आपने रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट उसको डिस्टर्ब किया है तो आपने उसको एनर्जी दी है। अब उसी एनर्जी को यूज करके वो क्या करता है, अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा, मींस ऑसिलेशंस उसमें सेटअप हो जाएगी। तो इसी तरह के मोशन को कहा जाता है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है बच्चों, अब ऑसिलेटरी मोशन में स्पेशल काइंड ऑफ ऑसिलेशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कहलाती है। और अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है तो उसके मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह देते हैं। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन इज टर्म्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। मतलब ऑसिलेशंस में हम लोग कैसी ऑसिलेशंस डिस्कस करेंगे, विच विल बी सिंपल हार्मोनिक इन नेचर। ठीक है, तो कौन सी ऑसिलेशंस को हम सिंपल हार्मोनिक कहेंगे ना। लेट अस डिस्कस दैट विच ऑसिलेशंस विल बी टर्म्ड एज सिंपल हार्मोनिक, कौन सी ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक कही जाएंगी, कौन सी ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक नहीं होंगी, क्या कंडीशन है उसके लिए। ठीक है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं।